दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। आज इस बुलेटिन में 3 मुद्दों पर केवल बात होगी। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 23-24 दिन के अंदर 45 लोगों की मौत, जिसमें 22-23 प्रोफेसर और फैकल्टी स्टाफ शामिल है। उनका राज पता चला है कि किस तरह से उनकी मौत हुई है। इसके अलावा उन भूमाफियाओं के बारे में बात करेंगे जो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और इसके अलावा रामपुर में एक ऐसा प्रधान जो चौथी बार अपनी काबिलियत और काम के विकास के आधार पर फिर एक बार प्रधान बना, उससे मुलाकात की एक झलक आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, कोरोना के कारण जिस कदर हमारे देश में नुकसान हुआ है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह से नुकसान हुआ है कि वो तो ताज्जुब में लोगों को डाल दिया। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो बड़ा सेफ सिक्योर्ड एरिया है, जो कैंपस उसका बहुत सेफ सिक्योर्ड है, जहाँ पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग रहते हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल को जानते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके अलावा जो नियम कानून है उस पर चलते हैं। उसके बावजूद 22-23 दिन के अंदर 45 लोगों की मौत हो जाना बड़े ताज्जुब की बात है। और उसमें ऐसे ऐसे काबिल प्रोफेसर, डॉक्टर्स और फैकल्टी स्टाफ चला गया जिनके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता। इसके बारे में बहुत हल्ला उल्ला हुआ, वहाँ पर एक तरह से बेचैनी छा गई और लोगों ने इसकी मांग करी, मुख्यमंत्री से मांग करी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि ये पता चले कि यहाँ पे कौन सा वेरिएंट है, कौन सा न्यूट्रेंट आया हुआ है, कौन सा वायरस है जो इस तरह से आदमी को ले जाता है साथ में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स यूनियन के जो पहले सदर रहे हैं फैजुल हसन साहब, उन्होंने जब बताया कि यहाँ का जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, जिस पर 5 ज़िलों का भार है, जिसमें बहुत अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, सारी फैसिलिटीज़ है, इसके बावजूद इतनी मौतें जो हुई उसका राज क्या है। और इसी को लेकर के हम लोगों ने बोले मांग की थी कि इस राज को अफशा किया जाए, इस राज को बताया जाए कि इतनी सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। जब हमने उनसे ये पूछा कि आप जब कह रहे हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ और ये सब कुछ था, फिर ऐसा इतनी मौतें हुई, तो फिर क्यों हुई इसकी मौतें, तो उन्होंने कहा यही तो कारण है और इसी की तो इंक्वायरी चाहिए। और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। हैरान होना इसलिए कह रहा हूँ कि जिन प्रोफेसर्स की मौतें हुई हैं उसमें अधिकतर उन लोगों की जो रिपोर्ट्स थी वो निगेटिव थी, उसके बावजूद उनकी मौत हुई। तो उसका मुख्य कारण उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का क्राइसिस, जिस तरह से और पूरे देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ, उसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोगों की मौत हुई और हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को ऑक्सीजन न मिलने के लिए तड़पता हुआ भड़कता हुआ देखा गया कि किस तरह से लोग तड़प फड़क रहे थे। जबकि केंद्र सरकार ने 6 महीने पहले ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को, यूनिवर्सिटी वीसी को लगभग 1.5 करोड़ रुपया जारी किया था कि आने वाली लहर में हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी पड़े, इसलिए आप अपनी ऑक्सीजन के इंतज़ाम करके रखें। उसके बावजूद कोई उस अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं किया गया था। अगर ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया जाता तो जो लोग वहाँ पर बीमार थे उनके तीमारदारों को एक एक सिलेंडर के लिए आगरा, मथुरा, हाथरस कहाँ भागते हुए देखा गया। ये प्रोफेसर फैजुल हसन साहब ने बताया कि ये इस तरह की यहाँ पे हरकतें हुई हैं। तो उससे साफ जाहिर है कि ये पता चला कि वहाँ पे जितनी ये मौतें हुई हैं उनका मुख्य कारण जो था वो ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन का नहीं मिलना, लापरवाही, यही सब कुछ था। इसी बात को लेकर के उन्होंने ये मांग करी है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। प्रोफेसर फैजुल हसन ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ऑक्सीजन हमारे पास में थी, यानी अस्पताल के पास में थी, जैसे कि वो दावा करते हैं, तो फिर बीमारों के तीमारदारों ने भीख की तरह क्यों सिलेंडर मांगे, क्यों इधर उधर भागे, क्यों कोशिश की दूसरी जगह पे सिलेंडर लाने से। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सब जो मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, वीसी और वो लोग हैं जिनकी लापरवाही के कारण ना तो ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकी और ना ही कोई अन्य फैसिलिटीज़ दी जा सकी। दोस्तों, भूमाफियाओं के कई प्रकार होते हैं। कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, कोई सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, कोई कमज़ोर आदमियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेता है, लेकिन अधिकतर वो लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। उसमें ज़्यादा ग्राम समाज की ज़मीनें होती हैं, नहर विभाग की ज़मीनें होती हैं, तालाबों की ज़मीनें होती हैं। रामपुर में भी हमारे यहाँ कई किस्म के भूमाफिया हैं जिन्होंने गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, ग्राम समाज की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर रखा है, नहर विभाग की ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर रखा है। धीरे धीरे प्रशासन के जैसे जैसे समझ में आ रहा है वो उनके पर कार्रवाई भी कर रहा है और उनको खाली कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
फिलहाल रामपुर में जो नए जिलाधिकारी, अभी तो खैर पुराने हो गए, नए नहीं हैं, रामपुर जिलाधिकारी जो रविंद्र कुमार मादड़ जो हैं, जो इस टाइम में रामपुर में ठीक ठाक काम कर रहे हैं जब से आए हैं यहाँ पर, उन्होंने एक बहुत अच्छा मिशन शुरू किया है कि तालाबों की ज़मीन पर जिन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है अब उनको कब्ज़ा अवमुक्त कराना है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक अभियान छेड़ा है। कुछ दिनों पहले उन्होंने जब स्वार के एक ऑफिस में बैठे हुए वहाँ पे समीक्षा की और वहाँ के लेखपाल से और वहाँ के दूसरे जो कर्मचारी हैं उनसे वहाँ के तालाबों की लिस्ट मांगी, तो वो टाल मटोल करने लगे, बगले झाँकने लगे। इस पर उन्होंने नाराज़गी जताई थी और उनका 1 महीने का वेतन रोकने की बात भी कही थी। इसके अलावा शहबाज क्षेत्र में उन्होंने काम शुरू करवा दिया। शहबाज क्षेत्र में भी तालाब का काम शुरू हो गया। स्वार के पुसवाड़ा में वो खुद गए। देखिए, पूरे जनपद में हमारे जो राजस्व अभिलेख है उनके अनुसार 3329 तालाब हैं, जिसमें से लगभग 600 तालाब पिछले 3 साल में खुदे हैं और तो 2700 तालाब उसमें बसते हैं और लगभग 1500 के आसपास तालाब ऐसे हैं जो कुछ ऐसे हैं जो गांव का ब्लैक वाटर जिसमें ग्रे वाटर जाता है, कुछ ऐसे हैं जो मत्स्य पालन में यूज़ हो रहे हैं। तो उनको छोड़ के लगभग हमने चिन्हित किए हैं 1250 के आसपास तालाब जो मनरेगा योजना के तहत खुदाई जाने योग्य हैं, जिसको हम लोगों ने इस बार प्लान किया है। तो उस पर बहुत ही सघन रूप से हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो उसी को देखने के लिए आज मैं यहाँ पे ये पुसाड़ा गांव है, यहाँ पे खड़ा हूँ और 2 तालाब इनके यहाँ पे राजस्व अभिलेखों में थे जो कि मौके पे आपने देखा है कि समतल ज़मीन के रूप में है, कभी खुदवाए नहीं गए। तो इसलिए हमने जो कि निर्देश दिया था, हमारी टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया है इसमें। उन्होंने चिन्हीकरण भी किया है और खुदवाने के लिए नरेगा योजना से अभियान भी शुरू करने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है, बड़ा अच्छा प्रयास है और पूरे जनपद में हम लोग प्रयास करेंगे इसी प्रकार से कि जो पुराने तालाब हैं जो खोदे जा सकते हो गए उनको गहरा करा के उनका सौंदर्यीकरण कराएं और साथ साथ जो नए ऐसे तालाब हैं जो कभी नहीं खोदे गए उनको भी ज़मीनें चिन्हित करें, वहाँ पे खुदाई करा के उनको और वहाँ जाने के बाद में ज़मीन को चिन्हित किया कि कहाँ कहाँ पे जो तालाबों की ज़मीन है जिन पर कब्ज़ा किया हुआ है और साथ साथ अपने अधीनस्थ जो दूसरे अधिकारी हैं, कर्मचारी जो हैं, उन लोगों को निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी इनको चिन्हित करके इनका अधिग्रहण करके इनको बाकायदा उसी शक्ल में लाया जाए जो थी, यानी जो पहले जैसे तालाब थे उसी शक्ल में लेके आया जाए। दोस्तों, सब जानते हैं कि इस वक्त हर चीज़ का क्राइसिस है। आज जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसके बारे में भी आप जानते हैं, सब जानते हैं कि जिस तरह से पिछले 20-25 साल के अंदर पेड़ काटे गए, जंगल काटे गए, पेड़ों की सत्यानाश कर दिया गया, जंगलों का सत्यानाश कर दिया गया, आज ऑक्सीजन हवा में भी कम है। इसीलिए आज लोगों को इतनी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लोग वक्ती तौर पर अपने थोड़े फ़ायदे के लिए, थोड़े पैसे की लालच में ये नहीं सोचते कि कितना बड़ा इंसानियत का खून कर रहे हैं। इसी तरह ये तालाब, ये पोखरे, ये सब जो है ये कुदरत की देन है। जो कुदरत ने बनाए थे वो इसलिए बनाए हैं कि लोगों के काम में आए, लेकिन लोगों ने अपने निजी हितों के कारण इन ज़मीनों पर पाट के कब्ज़ा करके अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी। बहरहाल फ़िलहाल डीएम साहब जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया है और बहुत तेज़ी के साथ में काम शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि उनके रहते रहते ये काम पूरे होंगे और जो तालाब, जो लोगों के जिन तालाबों की ज़मीनों को जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है उनके कब्ज़े से इन ज़मीनों को मुक्त हो जाएंगी और मुक्त कराया जाएगा और जल्दी ये फिर उस तालाब की शक्ल में आ जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है वो खुद ब खुद उस कब्ज़े को छोड़ दे और तालाब खुदवाने का काम शुरू करें और आइंदा अगर किसी को कब्ज़ा करते हुए देखा गया, ये पता चला या कुछ भी उसके बारे में रिपोर्ट आई तो उसको सीधे जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी देखते हैं, प्रधानी के इलेक्शन में बड़ी मारामारी होती है, रंजिशें होती हैं, एक दूसरे की काटमार होती है। प्रधान बनने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। अभी भी आपके सामने रिजल्ट हैं, सामने आ रहे हैं कि प्रधानी का चुनाव बीते हुए लगभग अभी 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन झगड़े, फसाद, मर्डर, हत्याएं, इनका सिलसिला लगातार जारी है। कहीं से खबर आती किसी ने मर्डर कर दिया, कहीं से खबर आती किसी ने सर फोड़ दिया, कहीं पे 2 पक्षों में फायरिंग हुई, कहीं पे कुछ। रोज़ाना इसमें खबरें आप अखबार में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल या दूसरे माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सब कुछ है, यानी इस चुनाव के लिए इतना सब कुछ आदमी करता है कि मानो नहीं इस चुनाव के अंदर ऐसी क्या खास है, जबकि ये ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, कोई एमएलए का चुनाव नहीं है, एमपी का चुनाव नहीं है और कुछ नहीं है। इसके पीछे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? नुकसान तो नहीं होंगे, फ़ायदे ज़्यादा होंगे जब भी लोग इसमें की हरकतें करते हैं। लेकिन रामपुर में एक गाँव है बिलासपुर रोड पर बगी। इस बगी के अंदर एक साहब हैं जो लगभग 4थी बार प्रधान बने हैं, अनीस अहमद और बब्बू साहब। नाम है उनका अनीस अहमद और बब्बू साहब। अभी आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। अनीस अहमद और बब्बू साहब जो है लगातार 4थी बार प्रधान बने हैं, क्वालिफाइड आदमी। जब इस गांव के अंदर आप घुसेंगे तो लगेगा ना कि आप गांव में घुसे हैं, बल्कि दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ सिटी, जैसे कि एक शहर का एक हिस्सा है ये भी इस टाइप का। सीमेंटेड सड़कें बनाई हुई हैं, साफ़ सुथरी नालियाँ हैं, कब्रिस्तान शमशान की देखभाल बढ़िया तरह से हो रही है, स्कूल हैं, जो पानी की टंकी है, सब चीज़ें
तो मैंने इसके बारे में जब उनसे बातचीत की कि भाई आप लगातार चौथी बार प्रधान बने हैं, तो आखिर ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर, इसका जवाब जो उन्होंने हमें दिए वो पेश है आपके सामने उनसे हुई बातचीत। मैं इस समय खड़ा हूँ रामपुर के ग्राम बगी में, और मेरे साथ वो है यहाँ के चौथी बार चुने हुए प्रधान अनीस अहमद उर्फ बब्बू साहब। यानी 4 बार, चौथी बार ये प्रधानी का चुनाव यहाँ पर जीते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका गुडवर्क या इनका यहाँ के लोगों की इनके पर आस्था, इनके पर भरोसा कितना है कि उन्होंने इनको चौथी बार भी यहाँ का प्रधान बनाया है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि वो चौथी बार उन्होंने ये लगातार चुनाव। बब्बू साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो आपने चौथी बार चुनाव जीता है, तो आप में ऐसी क्या खूबी है कि जो आपके क्षेत्र के लोगों ने चौथी बार लोगों ने किया है, दोबारा 4 बार चुनाव किया है, तो लोगों ने तरह से किया हो। और जाहिर है कि इंशाल्लाह जो काम मैंने किए हैं आसपास के गाँव में नहीं होंगे। सड़कें हैं, शिक्षित स्कूल है, शिक्षा का सड़कें हैं, पानी का व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर बाकी जो गाँव के विकास के लिए जो काम रहे इंशाल्लाह पूरे होंगे। हमने ये देखा है कि इसको ग्राम प्रधानी के चुनाव में बहुत सी हिंसा भी होती है, बहुत से लोग एक दूसरे की रंजिशें पाल लेते हैं इसको लेने के बाद में यहाँ पर। तो ऐसी क्या इसके अंदर में खूबी है, ये क्या बात है जो हर आदमी चाहता है कि इसको टांग पकड़ के खींचो और मैं प्रधान बन जाऊँ? क्या उसका लालच है, क्या उसके अंदर मोह रहता है? इसके बारे में लोग समझते हैं कि स्वार्थ इसमें कुछ स्वार्थ तो होता नहीं है। अगर निस्वार्थ काम करेगा तो आदमी कहीं ना कहीं कामयाब होगा। स्वार्थ जहाँ होगा तो कामयाब नहीं होगा। जो लोग स्वार्थ के चक्कर में लड़ते हैं, मैं निस्वार्थ करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, लोग काम करते हैं, इसलिए लोग मुझे बनाते हैं। आपके इसमें जो टोटल लोकेलिटी में कितने वोट हैं आपके यहाँ पर? इसके 2230 वोट थे। 2230 वोट। 2230 वोट के सापेक्ष जो है यहाँ पर स्कूल वगैरह कितने हैं अभी आपके पास? 2 स्कूल हैं। 2 स्कूल सफिशिएंट हैं इस वक्त लगता है आपको, या और कोई डिमांड करेंगे सरकार? डिमांड करूँगा स्कूल का, हमारे नेशनल हाईवे हमारे बराबर रुका है जी, उसके उसमें आ गया है। वो दिनों वो उसका भी मुआवजा मिल रहा है कि उसकी दूसरी बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि खराब हालत में नहीं। स्कूल बहुत शानदार बना है, सही है। इसके अलावा जो यहाँ पे जैसे 2200 बता रहे हैं आप, यहाँ की पानी की व्यवस्था क्या है? टंकी है, एक टंकी पूरे गाँव को सप्लाई होती है, बहुत बड़ी टंकी है। एक टंकी काफ़ी है अगर लगता है। इसके अलावा जो जैसे हमारे ग्रामवासियों के मवेशी ये सब है, इनके लिए जो पानी का या वैसे इंतजाम इनके लिए क्या है? इनके लिए तालाब है, तालाब पानी भरवाया जाए तो तालाब में इसके लिए कब्रस्तान और शमशान की व्यवस्था, जो लाइट पूरी शहर से मेरी लाइट शहर होगी। आप क्योंकि चौथी बार प्रधान बने, आप वाकई में आपने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ज़बरदस्ती सिर्फ अपने जो उसके आड़ में अपने आप को प्रधान बनाना चाहते हैं, जो उनका निजी कुछ फायदे हैं? वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ते थे, उनके स्वार्थ है, उनको पैसा कमाना, ये करना है, उसका और लिए क्या हो भाई। जो टांग खींच रहे हैं जब इंशाल्लाह वो गाँव में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया करा देगा। उनको ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, जो है वो इंशाल्लाह रह जाएगी, जो रह गए बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी तो लोग जो है तो वो तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को आएगा आदमी दोबारा नाकामयाब होगा, फेल होगा। निस्वार्थ काम करेगा इंशाल्लाह तो बस होगा। अभी इस वक्त ये कोरोना काल चल रहा है और हमें ये मालूम है कि रामपुर डीएम ने एक निगरानी समिति बनाई हुई है। आपने यहाँ कोई ऐसी समिति बनाई? हाँ बनाई थी, अभी इंशाल्लाह उसकी मीटिंग करके आ रहे हैं। निगरानी समिति की मीटिंग हुई है, उसमें जो है बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको बाहर से लोग आ रहे हैं तो चयनित किया जा रहा है, तो नोट करा जा रहा है बाहर से। कोरोना से जो मौतें हो रही हैं या जो हुई हैं, वो कोई आंकड़ा है आपके पास में? यहाँ पे आपके मेरे गाँव में 8 मौतें लगभग हुई हैं, तो 8 मौत में 7 मौतें कोरोना से हुई लगभग। आपके साथ मौतें कोरोना से? जी, उनका सारा रिकॉर्ड है? जी, इलेक्शन का। उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ है, क्या कार्रवाई है? कार्रवाई निगरानी समिति को अभी दिया है, कारभार संभाला है। उन्होंने देखा है कि भाई घर घर जहाँ चेक करें उसको, खांसी बुखार अगर किसी को है तो उसको वो आई है दवा से उसकी दवा दी जाएगी। दवा जो दस्तक अभियान के थे? हाँ, अभी जो आई है वो अभी पास रखी है। इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ होगा तो दी जाएगी, चेक कराया जाएगा। पहले तो घर घर जाके अभियान चलाया गया है, जो निगरानी समिति वाला आशा है, आंगनबाड़ी है, वो घर घर जाकर चेक कर रही है। अगर ऐसा किसी लक्षण पाए जाते हैं तो इंशाल्लाह उसको ला देंगे। कुल मिला के जो आपने देखा और सुना, यहाँ के प्रधान बब्बू साहब ने जो बताई हमें, वो बहुत अच्छी बातें बताई। हमने सीधे सीधे निष्पक्ष सवाल किए उनसे, उन्होंने सीधे सीधे उसके जवाब दिए। और सबसे बड़ी जो चौथी बार उनकी कामयाबी, इस बात की दलील है कि उन्होंने ग्रामवासियों के लिए अच्छे काम किए थे। दोस्तों, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ ग्रुप पाक्षिक अखबार भी है और यूट्यूब चैनल भी है। अखबार में भी बहुत सेलेक्टेड और ऐसी खबरें लगती हैं जो शायद और दूसरे माध्यमों से नहीं पहुंचती हैं। इसी तरह यूट्यूब चैनल पर भी मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खबरें चलाता हूं जो अन्य माध्यमों से नहीं पहुंचती हैं, या जिन खबरों को दिखाने के लिए, बताने के लिए लोग डरते हैं
या हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि डरा जाए या हिम्मत नहीं दिखाई जाए, बल्कि पत्रकारिता का मतलब होता है कि समाज को आईना दिखाना। अगर सच है उसको सच लिखा जाए, झूठ है तो उसको झूठ लिखा जाए, यानी दिन को दिन और रात को रात लिखा जाए। यही पत्रकारिता का मतलब होता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा हटके चलता है, किसी की चाटुकारिता करता है, किसी की चमचागिरी करता है, तो पत्रकारिता नहीं होती है कि वो एक तरह का बिजनेस हो जाता है, या और कहिए दूसरी और चीज़ें श्रेणी में आता है, जैसे पोपू मीडिया, चाटुकारिता और दलाल मीडिया जिसको बोलते हैं। लेकिन मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना किसी के ऊपर ये कह रहा हूँ कि कौन दलाल है, कौन चाटुकार है, कौन कौन है। लेकिन जो हैं वो आपके सामने हैं, टीवी पे देखते हैं, स्ट्रीम मीडिया में हैं, कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन कैसे क्या क्या करते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल्स और कुछ इस टाइप के चैनल्स ही बचे हुए हैं जो आपको सही, पक्की, एक्चुअल और सच्ची खबरें देते हैं। ऐसी खबरें पाने के लिए ही आपको अब ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल जिस पर आप ये खबरें देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, सहयोग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।